बीआईटी चाल के रहने वालों, सभी फ्रेंड्स, मित्रों, दोस्तों, घरों में रहने वाली माओ और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, इस 20 तारीख यानी कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र असेंबली का यानी कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव इलेक्शन होने जा रहा है। ये चुनाव, जैसा कि आप जानते हैं, मुझे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। वजह है कि आज हम सोशल मीडिया, क्योंकि हमारे पास सबके हाथों में मोबाइल है और सोशल मीडिया बहुत प्रबल है, इसलिए हमें पूरी दुनिया की, पूरे यूनिवर्स की न्यूज हमें पता चलती रहती है। इसी तरह से हमें यह भी मालूम है कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव होने जा रहा है। जब बात चुनाव की आती है तो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में एक बात जरूर आती है, क्योंकि ये चुनाव बहुत जल्दी जल्दी नहीं आते हैं, 5 साल में एक बार आता है। तो जब चुनाव की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कैंडिडेट, उम्मीदवार, उसकी पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह यानी सिंबल, ये सभी भी हमारे दिमाग में आते हैं। तो हमें पहले से ही ये सोचना पड़ता है कि किस पार्टी कि किस उम्मीदवार को हम अपना वैल्यूएबल वोट कास्ट करें। उम्मीदवार हमारा कैसा होना चाहिए, मैं आपको बताते चलूं, क्योंकि बात जब उम्मीदवार की आ गई है तो कुछ बातें मैं उम्मीदवार के ताल्लुक से बताना चाह रहा हूं। तो उम्मीदवार कैसा हो? उम्मीदवार वो जो हमें जानता हो, हमें पहचानता हो। उम्मीदवार कैसा? उम्मीदवार को हम जानते हो, पहचानते हो। उम्मीदवार जो हमारी बिल्डिंग्स, हमारी रोड और हमारी गलियों से वाकिफ हो, जानकार हो। उम्मीदवार कैसा? उम्मीदवार वो जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं, प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। उम्मीदवार वो जो स्थानिक हो, लोकल होना चाहिए। और उम्मीदवार कौन? उम्मीदवार वो जिसको हम वोट देते हैं, वोटों में जीतने के बाद ये डायलॉग हमारे सामने नहीं आना चाहिए कि ढूंढते रह जाओगे। ऐसा भी उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, जिसको जिताने के बाद, कामयाब करने के बाद, सक्सेसफुल करने के बाद वो उम्मीदवार हमें ढूंढे से कहीं नहीं मिले। ऐसा भी उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीदवार, एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जिसका अपना इस क्षेत्र में कोई
ऑफिस हो, दफ्तर हो, कार्यालय हो, यहाँ का लोकल हो, यहाँ के लोगों से वाकफियत रखता हो, मालूमात रखता हो, जानकारी रखता हो। उम्मीदवार वो जो हमारी जांच की कसौटी पे परखा हुआ उम्मीदवार, कसौटी पर जो उम्मीदवार खरा उतरा हो, एक ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए। और एक ऐसा उम्मीदवार के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं। और वो उम्मीदवार कोई और नहीं है बल्कि हमारे ही द्वारा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार हैट्रिक उम्मीदवार है, जिसे 3 बार मुसलसल लगातार हम लोगों ने जिताया है, कामयाब बनाया है, सक्सेसफुल किया है। उस उम्मीदवार का नाम जनाब अमीन पटेल। अमीन पटेल साहब, जिनको हमने तीन बार जिताकर महाराष्ट्र असेंबली में हमारा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजा है। असेंबली में, विधानसभा में हमारी नुमाइंदगी, प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चुनकर भेजा है। 3 बार। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। एक जांचा हुआ, एक परखा हुआ, हमारी कसौटी पर खरा उतरा हुआ एक उम्मीदवार अमीन भाई पटेल, जिसके बारे में हम आज आपके सामने ये प्रोपोगेंडा करने आए हैं, प्रचार करने आए हैं। हमें कुछ बातें आपसे करनी है। कुछ बातें ये है कि जब बारिश आती है शहरों में, शायद हमें ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो लोग गांव में भी रहते हैं, वो शहरों में भी रहते हैं, उनको बराबर मालूम है। तो गांव में हमने देखा है कि गांव में जब हम जाते हैं तो क्या होता है, बारिश होती है, बारिश में मेंढक निकलते हैं। जब बारिश होती है, बरसात होती है, रेनी सीजन में मेंढक तर रातों को करते हैं। वैसे ही, ठीक वैसे ही जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन में कई तरह के मेंढक निकलते हैं। इस चुनावी माहौल में अपने आप को शामिल करने के लिए मेंढक निकलते हैं, जिनको कोई जानता नहीं, जिनको कोई पहचानता नहीं, जिनका अपना कोई ठोर ठिकाना नहीं, जो हल्के के बारे में, क्षेत्र के बारे में जिनका ज्ञान 0 सन्नाटा होता है, ऐसे ऐसे लोग उम्मीदवारी के लिए पर्चा भर देते हैं और हमारे दरवाजे पर, हमारी गलियों में, हमारे मोहल्ले में, हमारी बिल्डिंग्स में आकर हमसे वोटों की भीख मांगते हैं। कहां थे वो लोग इतने सालों तक? इलेक्शन में क्यों आते हैं? इसलिए कि उनको काम से मतलब नहीं है। आप लोगों की सर्विस देने के लिए वो लोग नहीं आ रहे। आप लोगों की खिदमत अंजाम देने के लिए वो चुनावी मैदान में नहीं खड़े हैं। वो अगर चुनावी मैदान में उतरे हैं तो कोई ना कोई लालच के तहत, जो ग्रीड बोलते हैं ना, कि ग्रीड के तहत वो आते हैं, वो लालच के तहत खड़े होते हैं। उनको देखो, एक बात बता रहा हूं, वो लोग खड़े कभी नहीं होते, उनको खड़ा किया जाता है, उनको खड़ा किया जाता है। किसी न किसी पार्टी के द्वारा वोट काटने के लिए उनको खड़ा किया जाता है, उनको लालच दिया जाता है। उसी लालच के तहत, उसी लोभ के चलते वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और आप लोगों से वोट मांगते हैं। ये वो लोग हैं जहां मौसम में आपके सामने वोट ही मांगने आते हैं, खाली इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। कभी पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, वहां जमानत जब्त हो जाती है, डिपॉजिट गुम हो जाती है, फिर असेंबली में ट्राई करते हैं, असेंबली में भी इनकी डिपॉजिट बचती नहीं है, डिपॉजिट बचती नहीं है, तो क्या करते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में खड़े हो जाते हैं। इनका काम हर इलेक्शन में खड़ा होना है। क्यों खड़ा होना है? कि इनको पैसे मिलते हैं, लालच होता है।
और देती है, पॉलिटिकल पार्टियां वोट काटने के लिए पैसा देकर इनको खड़ा करती है। ऐसे उम्मीदवार भी है। इसके अलावा ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो हेलीकॉप्टर से गिराए जाते हैं, जो लोकल नहीं है, जिनको कोई नहीं जानते, स्थानिक नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर से वो उम्मीदवार को गिराया जाता है। मतलब इंपोर्टेड कैंडिडेट। मतलब क्या? इंपोर्टेड कैंडिडेट बाहर से उसको लाया जाता है। शाम को जो कैंडिडेट आपके हल्के से, मैं क्यों छुपाऊं, बात तो सभी जानते हैं, नाम लेने में मुझे कोई शर्म वाली बात नहीं लगती है। एक ऐसा कैंडिडेट जो शाम को भारतीय जनता पार्टी के साथ था, सुबह में मालूम पड़ा एकनाथ शिंदे की पार्टी में आ गया और टिकट भी मिल गई। क्यों? एकनाथ शिंदे के पास उम्मीदवार नहीं है इस क्षेत्र में। क्यों नहीं उम्मीदवार? उम्मीदवार बहुत मिलेंगे, बहुत उम्मीदवार मिल जाएंगे आपको, लेकिन कैंडिडेट देखिए कौन है सामने कैंडिडेट है अमीन भाई पटेल। अमीन भाई पटेल को टक्कर देने के लिए ये जो आपके सामने धनुष्य बाण लेके घूम रहे हैं, इनके पास उम्मीदवार नहीं है इस क्षेत्र में। जब उम्मीदवार नहीं था तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इंपोर्ट किया, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इंपोर्ट किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इंपोर्ट किया और एकनाथ शिंदे की सरकार इस पार्टी में लेके आए और उम्मीदवार बना दिया। एक इंटरव्यू चल रहा था, इस इंटरव्यू में कहा गया दोनों कैंडिडेट आमने सामने थे, कैंडिडेट्स का इंटरव्यू था। इंटरव्यू में पूछा गया कि आप जानते हैं बीआईटी में कितनी बिल्डिंग है? बीआईटी में कितनी बिल्डिंग है बता दीजिए। नहीं जवाब दिया गया। क्यों? मालूमात ही नहीं, लोकल हो गए तो मालूमात हो गई। उसे पूछा गया कमाटीपुरा में कितनी गलियां हैं? नहीं मालूम। जिनको हेलीकॉप्टर से टपकाया गया है, हेलीकॉप्टर से गिराया गया है उम्मीदवार बना के, इस क्षेत्र की जब मालूमात ही नहीं है तो वो यहाँ के लोगों का क्या काम करेंगी? यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकती है? क्यों? यहाँ के लोग उसके लिए अनजान है, यहाँ के लोगों के लिए वो अनजान है। लेकिन चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है, पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ना है। मैं आपको एक बात बताऊं कि वो जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, वो लोग जो करप्शन की बातें करते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। और वो लोगों में सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। हमारे प्रधानमंत्री जी वादों की बहुत झड़ी लगाते हैं, वादे बहुत करते हैं, एक से एक वादे करते हैं और इस आदमी ये कहते हैं ये नरेंद्र मोदी का वादा है। देखिए वादे सुनिए जरा। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में एनसीपी का आमदार जिसका नाम है अजीत पवार 70,000 करोड़ का घपलेबाज है, 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। यह नरेंद्र मोदी का वादा है। इस 70,000 करोड़ के घपलेबाज को, घोटालेबाज को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूं। लोगों को लगा अरे वाह क्या बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी वादा कर रहे हैं 70,000 करोड़ का घपलेबाज, बहुत अच्छी बात है, वादा कर रहे हैं। क्या हुआ? 5-6 दिन भी नहीं गुजरे होंगे, क्या हुआ? इस घोटालेबाज को, जो 70,000 करोड़ का घोटालेबाज था, इसको महाराष्ट्र के डिप्यूटी मुख्यमंत्री यानी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बना दिया।
घोटालेबाज को अपने साथ में लिया। तो किसने लिया? हमारे प्रधानमंत्री जी। जो वादे करते हैं वो पूरा करते हैं, ये वादा भी उन्होंने पूरा किया, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आया। छोड़ूंगा नहीं, लोगों को लगा कुछ करने वाले, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि साथ नहीं छोड़ूंगा, अपने साथ ले लूंगा। इस घोटालेबाज को साथ लिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 2014 से ही जब हमारे प्रधानमंत्री जी सरकार में आए, उससे पहले उन्होंने कहा एक बार मेरी सरकार आने दो, 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। 15 लाख हर एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में आएंगे। आज तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या मालूम आई जाओ, देश का प्रधानमंत्री है ना, वो झूठ थोड़ी बोलेगा, लेकिन वो 15 लाख का आज तक इंतजार कर रहे हैं हम लोग। इन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ सर्विसेज जॉब्स हर साल में 2 करोड़ की जॉब्स जो अवेलेबल कराऊंगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आज 11वां साल चल रहा है। अगर 2 करोड़ के हिसाब से अंदाजा लगाएं तो आज 22 करोड़ नौकरियां लोगों को मिल जानी चाहिए। लेकिन 22 करोड़ तो छोड़ो, 22 लाख भी नौकरियां इन्होंने किसी को नहीं दी है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का वादा है। हमारे अमित शाह जी कहते हैं, हमारे गृह मंत्री, ये वादा नहीं है, तो एक जुमला था। अरे भाई, जिन लोगों ने आपको जिताया है, आपको जिन लोगों ने जिता के पार्लियामेंट में भेजा है, आपको इतने ऊंचे ओहदे पे जिसे प्रधानमंत्री का ओहदा कहते हैं आपको दिया है, आप लोगों के साथ जुमलेबाजी करेंगे? थोड़ी तो शर्म की बात करो, आपको थोड़ी तो की शर्म नहीं आती? जुमलेबाजी आप करते हो। मैं आपको बताऊं, लेटेस्ट एग्जांपल भ्रष्टाचार का जो कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। खाने दूंगा बहुत तो सही हुआ, न खाऊंगा वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपने देखा है, लेटेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, कुछ ही महीनों पहले एक पुतला, एक स्टेचू, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू, पुतला का अनावरण खुद नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से किया था। करोड़ों रुपयों की लागत से वो स्टेचू को वहां पे फिक्स किया था और प्रधानमंत्री जी के हाथों से उद्घाटन हुआ। बाद में क्या हुआ? 2 महीना भी नहीं झेला उसने, 2 महीने में वो पुतला जमींदोज हो गया। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? मोदी जी कहते हैं मैं महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगता हूं। अरे भाई, महाराष्ट्र की जनता से मत मांगो, छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगो। तुमने उनको भी नहीं छोड़ा है, भ्रष्टाचार की आंधी में तुमने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी ले लिया है अपने साथ। उनके पुतले के लिए तुम्हें उन लोगों को जिन्होंने पुतला बनाया था, जिन लोगों ने करोड़ों रुपए का खर्चा कराया था, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो सरकारी ऑफिसर हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। और कार्रवाई भी पारदर्शी कार्रवाई, ट्रांसपेरेंट कार्रवाई होनी चाहिए थी, तब तो लोगों को मालूम पड़े कि उसके अंदर क्या घपला हुआ है, क्या भ्रष्टाचार हुआ। ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, खाली माफी मांग के चुप बैठ गए। मैं आपको बताऊं, आज गटरों की हालत क्या है, टॉयलेट, बाथरूम जब हम लोग यूज करते हैं तो बाहर गटर के लिए निकासी की जगह होती है। हमारे क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे, गटर, ड्रेनेज, पानी
मीटर, ये समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। क्यों जूझ रहे हैं? क्योंकि मुंबई में नगर सेवक ही नहीं है। म्युनिसिपल कारपोरेटर्स 2 साल पहले उनका म्युनिसिपल कारपोरेटर्स का ओहदा खत्म हो गया था, उनकी पोस्ट डिसॉल्व हो गई थी क्योंकि टाइम पूरा हो चुका था। लेकिन पोस्ट डिसॉल्व हो जाती है कारपोरेटर लोग की, कोई बात नहीं, लेकिन नया इलेक्शन होना चाहिए था, नए चुनाव होने चाहिए थे। 2 साल से मुंबई की म्युनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? इनको इस बात का डर है कि अगर चुनाव कराएंगे तो बीएमसी में हम लोग हारेंगे। अगर इस वक्त चुनाव कराएंगे तो लोग जो है हमारे खिलाफ है, वोटर्स हमारे खिलाफ है, मतदाता हमें वोट नहीं देंगे। इसके लिए इन्होंने बीएमसी का चुनाव अभी तक नहीं करवाया। और तो और आप लोगों को एक बात और बताते चलूं, जो पार्लियामेंट में अभी चुनाव हुआ, पार्लियामेंट के चुनाव में इनको यहाँ की जनता ने, यहाँ के वोटर्स ने, यहाँ के मतदाताओं ने इनकी औकात इन्हें बता दी। यही सेम चीज हम असेंबली में चाहते हैं। इस असेंबली इलेक्शन में, महाराष्ट्र असेंबली में ये चीज हम दोहराना चाहते हैं, इनको बताना चाहते हैं कि सुधर जाओ, समझ जाओ। भ्रष्टाचारी लोग दूसरे लोगों को भ्रष्टाचारी करने से पहले अपने गिरदान में झांको, देखो कि आप कितने सच्चे हैं, आप कितने न्यायिक हैं। आप लोग यहाँ की जनता को परेशान करने के लिए क्या क्या तिगड़म आप लोग नहीं कर रहे हैं। आज आप देखिए नींबू एक नींबू जो हमारी बहनें खरीदने जाती है, हमारी माओ खरीदने जाती है मार्केट में, एक नींबू का 5 रुपया भाव है, एक नींबू का। टमाटर, आलू, अनियन, ये आने तो 15-16 की लेडीज इनके साथ साथ हल्का को फोन लगा चावल, शक्कर, तेल, आटा और जितनी भी दालें हैं सभी आसमान छू रही हैं। सभी के भाव आसमान छू रहे हैं। क्यों छू रहे हैं? महंगाई क्यों है? इसलिए कि 1500 रुपया लाड़की बहना को देना है। 1500 रुपया लाड़की बहना को जो देना है, तो पैसा कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे? महंगाई बढ़ाएंगे तभी तो पैसा आएगा, तभी तो सरकारी खजाने में पैसा जमा होगा और लाड़की बहनों को दिया जाएगा। आज बताऊं मैं आपको, महाराष्ट्र 10 लाख करोड़ के कर्जे में है। महाराष्ट्र 10 लाख करोड़ के कर्जे में दबा हुआ है। क्यों हुआ? महाराष्ट्र कभी भी कर्जे में नहीं दबा आज तक, क्योंकि मुंबई हमारे देश में बहुत सिटीज है, बहुत से शहर है, लेकिन मुंबई 1 नंबर पे आर्थिक राजधानी कहा गया इसे। इतना टैक्स की शक्ल में पैसा मुंबई में जमा होता था जितना दूसरी जगह पे स्टेट यानी प्रांत का पैसा होता था। लेकिन आज ये मुंबई जो है कर्ज में डूबा हुआ है, ये महाराष्ट्र कर्ज में डूबा हुआ है। इसको डुबाने वाले कौन है? वो लोग जो पिछले 11 सालों से केंद्र में जिनकी सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार, 11 सालों से केंद्र में सरकार चला रहे हैं। 2.5-3 साल से महाराष्ट्र में जिनकी सरकार है, करप्शन भ्रष्टाचार में इतना बढ़ावा इन लोगों ने किया है कि अपना घर देखते हैं, बाकी लोग आप देखो मुंबई के जितने धंधे थे, रोजगार थे, वो क्यों कम हो गए? इसलिए कम हुए कि महाराष्ट्र में 17 फैक्ट्रीज, 17 इंडस्ट्रीज जो है, वो इंडस्ट्रीज जो है ये उठा के उन्होंने दूसरे स्टेट में भेज दिया, महाराष्ट्र में नहीं लगने दिया। 17 फैक्ट्रीज, 17 इंडस्ट्रीज जो महाराष्ट्र में लगने वाली थी, महाराष्ट्र में लगने की बजाय वो दूसरे स्टेट में लगी है। ये इन लोगों की मेहरबानी है, इन लोगों की। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट अंबानी अडानी जी, आज धारावी की हालत देखो क्या हो रही है। धारावी प्रोजेक्ट पूरा अडानी के हाथों में दे दिया गया है। बाकी लोग परेशान है, बाकी रेसिडेंट्स के साथ इतना बुरा इन लोगों ने
बर्ताव करके रखा है, उनकी हालत इतनी बुरी करके रखी है कि बोलते हुए भी शर्म आती है। कौन है ये लोग? अरे धारावी के लोग हमारे अपने लोग हैं। बंबई, साइन धारावी हमारे मुंबई में आता है और उसको इन लोगों ने क्या अडानी के हाथों बेच दिया। पेट्रोल पंप बेचे, एयरपोर्ट बेचे, और अब नंबर आ रहा है सोसाइटीज का, बड़ी बड़ी सोसाइटीज का नंबर आ रहा है, अडानी को बेचे जा रहे हैं। क्यों? कि अडानी जी अब तो खुल के सामने आ चुका है। एक मीटिंग में अजीत पवार ने खुद कहा है इंटरव्यू में कि ये जो सरकार गिराई गई, महाराष्ट्र की सरकार जो गिराई गई, उसमें खरीदो फरोख्त जो हुआ, एमएलए को जो पैसा बांटा गया वो अडानी ने बांटा और सरकार गिराई। उद्धव साहब ठाकरे की अच्छी खासी सरकार चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी। कोरोना के दौर में उद्धव साहब ठाकरे ने बहुत जबरदस्त काम किया था मुंबई वासियों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए। उस सरकार को इन्होंने गिराया एमएलए खरीद कर। वो पैसा कहां से है? वो मीटिंग में अडानी भाई थे, पैसा तो वही देंगे, नहीं तो पॉलिटिकल सियासी मीटिंग में, सियासी बैठक में, राजनीतिक जो बैठक थी उसमें अडानी का क्या काम? ये अजीत पवार ने खुलासा किया है। अजीत पवार जो इनकी सहयोगी पार्टी है एनसीपी, जो शरद पवार जी से टूटकर अलग बनी है, और उसके अध्यक्ष अजीत पवार जी हैं। इसके सर्वे सर्वा अजीत पवार जी उन्होंने खुलासा किया है कि अडानी का हाथ पूरा हाथ रहा है सरकार को गिराने में। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके घूम रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारे गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, इनके साथ एक मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भगवान डालकर आते हैं, वो भगवाधारी संत अपने आप को बोलने को संत बोलते हैं, योगी बोलते हैं। मुझे नहीं लगता है कि योगी की भाषा ऐसी होगी जो ये कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ऐसी भाषा एक योगी की होती है, ये समझ के बाहर है। लेकिन है, क्या कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री जी बहुत सही बोलते हैं, आप झूठ बोल ही नहीं सकते। क्यों एक है तो सेफ है? क्योंकि एक इसलिए है, आप हो, अमित शाह है, अडानी है, अंबानी है, टीडी है, इनकम टैक्स वाले हैं, और अब तो इलेक्शन वाले भी हैं, इलेक्शन कमीशन वाले भी आपके साथ हैं। ये सभी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नहीं तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आपका चलावा आ जाएगा, आपका चलना सही हो जाएगा, आपको लोग चलता कर देंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा इन लोगों के लिए कि हम सब सेफ है, कब हम लोग एक हैं। लोगों को उसका गलत मीनिंग नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो सही बोलते हैं, झूठ बोलते ही नहीं। अरे आज 1500 रुपए महिलाओं के नाम पर, लाड़की बहना के नाम पर बांटे जा रहे हैं। आपको मालूम है मणिपुर में क्या हुआ? लाड़की बहना यानी बहनों की याद आई, कब आई? 3-4 महीने पहले इनको अचानक लाड़की बहना की याद आई। 1500 रुपए सबके पास, सबके खातों में भेजना शुरू किया। तुम लोग सरकार तो 2.5 साल से चला रहे हो। सरकार जो है महाराष्ट्र की 2.5-3 साल हो गए चलाते हुए। ये लाड़की बहना 2.5-3 साल से क्यों नहीं याद आई? अचानक 3-4 महीने पहले ही ये लाड़की बहना क्यों याद आई? कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो कथन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, मणिपुर में जाके देखो बेटियों की हालत क्या हो रही है। उनके साथ कुकर्म किया जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, उनको उनके पूरे निर्वस्त्र कर निकल करके उनको घुमाया जा रहा है मणिपुर। और मणिपुर में ये अभी से नहीं है, 2 साल होने को आ गए। 2 सालों में प्रधानमंत्री जी मणिपुर एक बार भी नहीं गए। ये बहनों का फिक्र रखने वाले प्रधानमंत्री जी, माओ का फिक्र रखने वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी एक बार भी मणिपुर नहीं गए। और मणिपुर जाना तो दूर, इन
अगर मैं निकालेंगे तो शायद गलती से मणिपुर नहीं निकल जाए, नहीं निकाला, नहीं गए। मणिपुर आज भी जल रहा है, आज भी मणिपुर जल रहा है। आपको बताऊं मैं हाथरस में क्या हुआ। हाथरस में एक दलित बच्ची का रेप किया गया और उसको रातों रात घर वालों को दिए बिना, घर वालों को बताए बिना रातों रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि जिन लोगों ने ये दुष्कर्म किया उनकी पोल न खुल जाए। और वो दुष्कर्म करने वाले आज भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में अगर कोई मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वाले ही। इन्हीं के नेता, इन्हीं के एमएलए, इन्हीं के एमपी ये काम कर रहे हैं। औरतों की इज्जत खतरे में है, बहनों की इज्जत खतरे में है। इसलिए ऐसी पार्टी जो इस तरह के कुकर्म करती हो, ऐसी पार्टी जिनके लिए खाली बोल वचन, बहना हो, बेटी हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, ये सभी कोई अहमियत नहीं रखते हैं। सिर्फ ये हमें लॉलीपॉप देते हैं और जुमलेबाजी करते हैं। इसलिए इनके बहकावे में अभी हमें नहीं आना है। अब भी हम बहकाव में आते रहेंगे। अब भी हम अंधभक्ति का चोला पहन के बैठे रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जो बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ेगा, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। इसलिए मैं आज कह रहा हूं कि इन फिरकापरस्त ताकतों को भगाओ। देश में जो बेरोजगारी है उसे दूर करने के लिए, नौजवानों को जो नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए जॉब्स फराहम करने के लिए, जॉब्स अवेलेबल करने के लिए, जॉब्स की उपलब्धि करने के लिए हमें इन फिरकापरस्त पार्टियों को भगाना है, कांग्रेस को जिताना है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जिनके उम्मीदवार हैं शरद चंद्र जी पवार, शरद चंद्र जी पवार यानी एनसीपी, शरद चंद्र जी पवार की जिनके सर पे सरस्वती हो और वो सरपरस्ती जिनके सर पर शरद चंद्र जी पवार की हो, सरपरस्ती जिनके सर पर उद्धव जी ठाकरे की हो, जिनके साथ नौशीन मेहता जी हो, जिनके साथ बहन अनायता मेहता जी कंधे से कंधा चलाकर साथ चल रही है, वो उम्मीदवार और कोई नहीं है बल्कि अमीन भाई पटेल है। अमीन भाई पटेल जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं, चुनाव चिन्ह इनका हाथ का पंजा है। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग आने वाली 20 तारीख को जो 2-3 दिन 4 दिन बाकी हैं, आपको पोलिंग बूथ जाना है। 1 नंबर का ईवीएम का बटन दबाना है। 1 नंबर हमारा हाथ का पंजा है, उसे दबाकर हमारे इस उम्मीदवार को, जिसका नाम अमीन भाई पटेल है, ये उम्मीदवार जिसे आप लोगों ने 3 बार जिताकर भेजा है, ये उम्मीदवार जिसने महाराष्ट्र असेंबली में बेस्ट एमएलए का, 1 नंबर एमएलए का अवार्ड प्राप्त किया हो, अवार्ड हासिल किया हो। और इस बार श्रीमती मुर्मू देवी, महामहिम मुर्मू देवी जो हमारे देश की राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों से ये प्रजा फाउंडेशन का जो अवार्ड है, जिसे हम महाराष्ट्र असेंबली का 1 नंबर का आमदार, 1 नंबर का एमएलए, सर्वोत्कृष्ट सांसद पटु का ये अवार्ड हमारे इस उम्मीदवार को महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनके हाथों से दिया गया है। इसलिए इससे ज्यादा हमारा सौभाग्य क्या होगा। इसलिए क्योंकि एक उम्मीदवार जो आपके सामने चुनावी मैदान में है 4थी बार, वो उम्मीदवार उसने काम किया है, लोगों का काम किया है, बिल्डिंगों में फंड दिए हैं जिन्होंने, यहाँ के समाज से, यहाँ के स्कूल, यहाँ के म्यूनसिपल
जितनी भी समस्याएं हैं उनका उन्होंने निर्वाहन किया है, उन समस्याओं को उन्होंने सोल्व किया है। एक ऐसे उम्मीदवार जिनका नाम अमित भाई पटेल है, हमारी अक्सरियत से ज्यादा वोट देकर इस उम्मीदवार को आपको चुनावी मैदान में ज्यादा से ज्यादा मत देकर जिताना है और कामयाब बनाना है, ताकि फिर से ये इस हल्के की खिदमत अंजाम दे सके, अच्छी सर्विस दे सके इस क्षेत्र के लोगों को। यही उम्मीद मैं आपसे रखता हूँ। इसी आशा के साथ मैं अपना ये भाषण खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, शुक्रिया।